नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर करेंगे। यदि आप यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कलाकार का संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है। इसमें दोस्तों हमें बताना है भरतनाट्यम नृत्य से कौन से कलाकार का संबंध है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों रुक्मणी देवी अडुडेल का संबंध किससे है, भरतनाट्यम से है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कल्याणी अम्बा का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसमें आप लिखेंगे मोहिनी अट्टम। किससे दोस्तों, मोहिनी अट्टम। आप यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे मोहिनी अट्टम। इस प्रकार से दोस्तों मोहिनी अट्टम से इसका संबंध हो जाएगा। दोस्तों कल्याणी अम्मा का संबंध किससे, मोहिनी अट्टम से हो जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा केरू चरण महापात्रा का संबंध किससे। तो आप इसमें दोस्तों उत्तर लगा रहे होंगे ओडिसी। क्या दोस्तों आप उत्तर लगा रहे होंगे, ओडिसी से इसका संबंध है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे झपेरी बहन का संबंध दोस्तों किससे है। तो इसका संबंध दोस्तों आपका मणिपुर से हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपके एक प्रश्न से कितने आपके प्रश्न बन चुके हैं। इसका संबंध दोस्तों आपका किससे होगा, मणिपुर से। आपका इसका संबंध मणिपुरी से हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग जवाब देंगे कितने शास्त्रीय नृत्य होते हैं। तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं, 8 हमारे यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य होते हैं। तो चलिए 8 शास्त्रीय नृत्य को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो शास्त्रीय नृत्य होता है वो होता है भरतनाट्यम, उसके बाद ओडिसी, उसके बाद मणिपुरी, उसके बाद कुचिपुड़ी, उसके बाद कथक, उसके बाद कथकली, 7 नंबर पे आपका होता है मोहिनीअट्टम, लास्ट में होता है आपका शास्त्रीय। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा दोस्तों इसमें सबसे पुराना कौन सा। दोस्तों सबसे पुराना है आपका भरतनाट्यम, और दोस्तों सबसे नया, तो सबसे नया आपका कौन सा यहाँ पर, शास्त्रीय। दो कब जुड़ा था दोस्तों आपका 2000 में यहाँ पर आपका जुड़ा था, 2000 ईस्वी में आपका यहाँ पर ये जुड़ा था। दोस्तों प्रश्न आपसे आपका एक प्रश्न ये बन सकता है कि जो आपके क्लासिकल डांस होते हैं दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। तो आपको यहाँ पर उत्तर लगाना है कितनी संख्या होती है, 8 होती है। लेकिन दोस्तों प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाता है कि जो भरतनाट्यम है वो किससे संबंधित है। तो भरतनाट्यम है वो कौन से राज्य का, मतलब कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम किसका दोस्तों हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, किसका, तमिलनाडु का। तो आप यहाँ पर तमिलनाडु इस प्रकार से लिख दीजिए। ओडिसी दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, ओडिसी दोस्तों किसका, ओडिशा का है। किसका दोस्तों, ओडिशा का है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख दीजिए ओडिशा। आगे यहाँ पर आप देखेंगे तो मणिपुरी दोस्तों आपका किसका है, मणिपुर का है। तो दोस्तों आपको नाम ही से यहाँ पर याद हो जाएंगे। इसमें दोस्तों आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों मणिपुरी में मणिपुर आ रहा है, ओडिसी में आपका यहाँ पर ओडिशा आ रहा है। कुचिपुड़ी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट, आप इस पर स्टार लगा सकते हैं। कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। दोस्तों कहाँ का दोस्तों, आपका आंध्र प्रदेश का है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर आंध्र प्रदेश लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे कथक दोस्तों किसका, यूपी का। दोस्तों आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वाला भी प्रश्न याद होना चाहिए, आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। हालांकि पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये आपका काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि कथक दोस्तों किसका है, उत्तर प्रदेश का है। कथकली आप देखें दोस्तों, जिसमें कली आ जाएगा वो किसका होगा, केरल का होगा। कथकली किसका दोस्तों, आपका केरल का है। आप यहाँ पर देखेंगे कली से आप याद रख सकते हैं केरल। मोहिनी अट्टम भी दोस्तों किसका है, केरल का है। किसका दोस्तों, केरल का। अब दोस्तों यहीं पर आपसे एक प्रश्न और बन सकता है, जी किसका दोस्तों, आपका केरल का है। यहीं पर दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आप उत्तर लगाएंगे केरल, क्योंकि दोस्तों केरल का एक कथकली है और दूसरा आपका यहाँ पर मोहिनी अट्टम है। शास्त्रीय आप देखेंगे तो शास्त्रीय दोस्तों किसका, असम का है। किसका दोस्तों, आपका असम का। तो देख सकते हैं आपके एक प्रश्न से कितने प्रश्न यहाँ पर आपके तैयार हो चुके हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है सबसे पुराना, तो सबसे पुराना आप लगाएंगे भरतनाट्यम। सबसे नया अगर दोस्तों प्रश्न आपसे पूछे तो सबसे नया आप लगाएंगे शास्त्रीय, जो कितने 2000 में आपका जुड़ा था। किसका दोस्तों, आपका असम का। आपको ये वाली बात आपको यहाँ पर याद कर लेनी है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, जीवित कोशिका की खोज किसने की। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोशिका से रिलेटेड आपकी परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आपका यहाँ से 1 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो दोस्तों जीवित कोशिका की खोज आपकी यहाँ पर की लियोनहॉक ने। किसने की दोस्तों, आपकी लियोनहॉक ने। आप यहाँ पर देखेंगे फंक ने दोस्तों क्या करा, यहाँ पर विटामिन की खोज करी। विटामिन की खोज दोस्तों किसने करी थी। आप यहाँ पर देखेंगे विटामिन की खोज दोस्तों किसने करी थी, फंक ने करी थी। यहाँ पर देखेंगे लैंड स्टीनर ने क्या करी थी दोस्तों, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। किसकी दोस्तों, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके सभी के सभी जो प्रश्न दोस्तों जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ वो आपके इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे आपकी किसी ना किसी शिफ्ट में ये प्रश्न आपको लिए एग्जैक्ट रखे हुए ऐसे ही मिलेंगे। आप देखेंगे सॉल्क ने किसकी खोज की, तो पोलियो की खोज की। किसकी दोस्तों, पोलियो की खोज की। आप यहाँ पर देखेंगे पोलियो की खोज की। अब कोशिका के बारे में दोस्तों थोड़ी चीजें और जान लेते हैं। कोशिका, अभी दोस्तों जो आपका पीछे प्रश्न है वो क्या था, जीवित कोशिका की खोज किसने की। अब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मृतक कोशिका की खोज किसने की, यानी दोस्तों डीड सेल की खोज किसने की। तो दोस्तों मृतक कोशिका की खोज किसने की, तो आप यहाँ पर उत्तर लगा रहे होंगे मृतक कोशिका दोस्तों उसकी खोज किसने की,
उसकी खोज आपके यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने करी। किसने की दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने करी। किसने दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने करी। प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछा सकता है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? तो आप उत्तर यहाँ पर रॉबर्ट हुक लगा रहे होंगे। अगर आपसे प्रश्न जीवित कोशिका की खोज पूछा जाए तो आप यहाँ पर लियोनहॉक लगा रहे होंगे। प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है कि सेल थ्योरी किसने दी? सेल थ्योरी किसने दी? तो आप यहाँ पर दोस्तों उत्तर लगाएंगे सेल थ्योरी किसने दिया? दोस्तों कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत यहाँ पर दिया स्लाइडन एंड स्वान। किसने दिया दोस्तों? स्लाइडन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, जो कोशिका में केंद्रक होता है उसकी खोज किसने करी थी? कोशिका में जो केंद्रक होता है उसकी खोज किसने की थी? तो आपको याद रख लेना, देखिए दोस्तों कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने करी थी, लेकिन रॉबर्ट के ही नाम से एक वैज्ञानिक है, रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने दोस्तों क्या की थी? यहाँ पर आप देखेंगे रॉबर्ट ब्राउन ने दोस्तों क्या की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने दोस्तों यहाँ पर केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक की खोज यानी कोशिका में जो केंद्रक होता है उसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पर की थी। और दोस्तों यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जो कोशिका में प्रोटोप्लाज्म होता है, कोशिका में दोस्तों जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? तो दोस्तों प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी पुरकंजे ने। किसने की थी दोस्तों? पुरकंजे ने। आप यहाँ पर उत्तर लगा रहे होंगे किसने की थी? पुरकंजे ने की थी। और भी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? जो दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसमें लगाएंगे अल्टमान। किसने की थी दोस्तों? अल्टमान। ALTMAN, अल्टमान ने की थी। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी दोस्तों कोशिका का ऊर्जा ग्रह कैसे कहते हैं? तब भी आप यहाँ पर उत्तर लगा रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी इतने प्रश्न आसान तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? दोस्तों ये जो मैं यहाँ पर आपके लिए प्रश्न रख रहा हूँ वो दोस्तों सभी के सभी आपके प्रश्न पूछे गए हैं। कौन सा विटामिन क्या है? पानी में घुलनशील है। तो दोस्तों पानी में घुलनशील विटामिन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। यानी दोस्तों पानी में घुलनशील जो विटामिन है वो सी। ए दोस्तों विटामिन डी, दोस्तों जो विटामिन है वो क्या दोस्तों आपका फैट सॉल्युबल है, दोस्तों बसा में घुलनशील है। ए भी दोस्तों आपका फैट सॉल्युबल है, बसा में घुलनशील है। और जो के है वो भी आपका फैट सॉल्युबल है, दोस्तों आपका बसा में घुलनशील है। अब दोस्तों विटामिन के बारे में थोड़ी और चीजें यहाँ पर जान लीजिए। विटामिन की दोस्तों खोज किसने की थी? आपको पता होना चाहिए। विटामिन की खोज की थी फंक ने, FUNC। किसने दोस्तों? फंक ने की थी। आप यहाँ पर हिंदी में लिख दीजिए, विटामिन की खोज दोस्तों किसने की थी? विटामिन की खोज दोस्तों फंक ने की थी। कौन से वैज्ञानिक थे? फंक ने की थी। अब दोस्तों विटामिन कितने, इन्होंने दो पार्ट में विटामिन को डिवाइड किया। एक दोस्तों विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल और एक होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल। तो आप यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। दूसरे दोस्तों आपके यहाँ पर होते हैं वाटर सॉल्युबल। आप यहाँ पर लगा रहे होंगे वाटर सॉल्युबल, आप यहाँ पर लिखेंगे वाटर सॉल्युबल। अब देखेंगे कौन कौन से हमारे विटामिन जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, तो कौन से विटामिन हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। दोस्तों वाटर सॉल्युबल दोस्तों हमारे सिर्फ 2 ही विटामिन आते हैं। एक आता है दोस्तों आपका बी कॉम्प्लेक्स, दूसरा क्या होता है आपका यहाँ पर सी आता है, दूसरा क्या आता है आपका यहाँ पर सी आता है। और दोस्तों फैट सॉल्युबल की बात करें तो आपको ध्यान रख लेना, फैट का मतलब क्या होता है? बसा में दोस्तों क्या होते हैं? कीड़े पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा घी जैसे आप ज्यादा समय के लिए रख देंगे तो उसमें क्या पड़ जाते हैं? कीड़े पड़ जाते हैं। तो आपको इसी से याद रख लेना कीड़ा, KEDA। एंड दोस्तों फैट सॉल्युबल कौन से विटामिन है? बसा में घुलनशील विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। आई होप गाइस आप इतनी सब बातें आसान तरीके से समझ में गए होंगे। अब प्रश्न दोस्तों आपसे यहीं पर पूछा जा सकता है कि जो विटामिन बी होती है, विटामिन जो बी है उसको क्या कहते हैं? तो विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपसे विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ पर उत्तर लगाएंगे थायमिन। क्या नाम लगाएंगे दोस्तों? आप उत्तर लगाएंगे थायमिन। दोस्तों आप यहाँ पर उत्तर लगाएंगे विटामिन B1 का, अगर आपसे नाम पूछ लिया जाता है तो। अगर आपसे पूछ लिया विटामिन ए, आपसे यहाँ पर पूछ लिया विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? आपका रेटिनॉल। क्या है दोस्तों? आपका रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से ऐसी कौन सी विटामिन है जो हमें सन से प्राप्त होती है, तो कौन सी विटामिन है? जो विटामिन डी है वो दोस्तों क्या है? सन से प्राप्त होती है, सन से प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि आप दोपहर में सन में बैठ गए, सूरज की धूप लेने लगे तो आपको विटामिन डी मिल जाएगी, ऐसे दोस्तों नहीं मिलेगी। वो कैसे मिलेगी आपको? जो सुबह सुबह की किरणें होती हैं वो दोस्तों उसमें क्या होता है? उसमें विटामिन डी प्रेजेंट होता है। बाद में क्या है? बाद में उसमें दोस्तों पैराबैग्नी किरणें भी आ जाती हैं, लेकिन दोस्तों सुबह की जो धूप होती है उसमें विटामिन डी प्रेजेंट होती है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी विटामिन है जो सूर्य से प्राप्त की जाती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए विटामिन डी होती है, वो सूर्य से प्राप्त की जाती है। प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि जो विटामिन ए होती है वो ज़्यादातर किससे प्राप्त की जाती है, तो विटामिन ए दोस्तों गाजर से प्राप्त की जाती है। किससे दोस्तों? गाजर से प्राप्त की जाती है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन जो सी होती है
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का दोस्तों रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल। और सो वो किससे प्राप्त की जाती है? विटामिन सी होती है खट्टे पदार्थ, जितने भी दोस्तों खट्टे पदार्थ होते हैं उन सबसे विटामिन सी प्राप्त की जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी इतने प्रश्न आसान तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 4। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? दोस्तों ये भी आपका प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, जो प्रश्न मैं यहाँ पर आपके लिए लिख के दे रहा हूँ वो आपका प्रश्न पूछा गया है और तो आगे भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य, इसमें आपको बताना है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य आपका यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका राजस्थान। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले यहाँ पर स्मॉल राज्य, स्मॉल स्टेट अगर आपसे पूछ ले तो आप यहाँ पर क्या उत्तर लगा रहे होंगे? स्मॉल स्टेट दोस्तों आपसे पूछ ले तो आप यहाँ पर उत्तर लगा रहे होंगे गोवा। गोवा क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपका सबसे छोटा हो जाता है और राजस्थान सबसे बड़ा हो जाता है। आपका दोस्तों इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जब आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि जनसंख्या के स्थान पर पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश क्या है? जनसंख्या के स्थान, जनसंख्या के आधार पर पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? आपका उत्तर प्रदेश है। लेकिन दोस्तों वैसे पूछा जाए क्षेत्रफल के अनुसार तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राजस्थान हो जाता है और सबसे छोटा गोवा राज्य हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी इतने प्रश्न आसान तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी ईरान की राजधानी? दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपकी परीक्षा का प्रश्न पूछा गया। तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। आपको याद रख लेना, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ईरान की राजधानी तेहरान। आप यहाँ पर देखिए ईरान और इसका आपका आप यहाँ पर इसको बोलेंगे तो तेहरान सेम सेम है, ईरान और तेहरान सेम सेम है। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। मालदीप, माले किसकी है? मालदीप। माले किसकी राजधानी दोस्तों? मालदीप की राजधानी। तो आप इस प्रकार से इसको भी याद कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों माले में माँ आ रहा है, मालदीप में भी माँ आ रहा है, तो आप इस प्रकार से इसकी राजधानी भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य? दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो आपको बताना है कुल कितनी महिला सदस्य। तो कितनी महिला सदस्य थी? 15। तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से आपका सही जवाब हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भाषाएं, 22 क्या है दोस्तों? भाषाएं हैं। 22 क्या है दोस्तों? आपकी भाषाएं हैं। आप इस प्रकार से यहाँ पर भाषाएं लिख लीजिए। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं। दोस्तों पूछा जा सकता है आपसे शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? तो शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? 6। तो आप शास्त्रीय भाषा को देखिए किस प्रकार से आप याद करेंगे? शास्त्रीय, शास्त्रीय में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। शास्त्रीय 6, शास्त्रीय 6। तो आप इस प्रकार से ये याद कर सकते हैं। शास्त्रीय भाषा कितनी है आपकी? 6 है। कितनी है दोस्तों? आपकी 6 है। आगे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है? 12। तो 12 क्या होती है दोस्तों? अनुसूची होती है। अनुसूची क्या होती है दोस्तों? 12। अनुसूची कितनी होती है दोस्तों? 12 होती है। अनुसूची कितनी होती है? 12। लेकिन दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा जाए 22 भाषाएं, उनका कौन सी अनुसूची में वर्ण किया गया? तो दोस्तों अनुसूची आप यहाँ पर लिखेंगे, अनुसूची दोस्तों आप यहाँ पर लिखेंगे कौन सी अनुसूची में वर्ण किया गया? तो अनुसूची 8 में वर्ण किया गया है भाषाओं के बारे में। कौन सी? पहले अनुसूची 8 में भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। अब दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो अनुसूची 1 होती है, अनुसूची 1 होती है उसके बारे में, अनुसूची 1 में किसके बारे में वर्णन किया गया? तो अनुसूची 1 में दोस्तों संघ के बारे में, संघ के बारे में वर्णन किया गया कि दोस्तों जो भारत है वो क्या है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। दूसरे में बात की जाए तो दूसरी अनुसूची में, तो दूसरी अनुसूची में क्या हो जाती है दोस्तों? दूसरी अनुसूची में आपका यहाँ पर वेतन हो जाता है। दूसरी अनुसूची में क्या हो जाता है? सॉरी, दूसरी में क्या हो जाती है दोस्तों? आपकी शपथ हो जाती है। दूसरी में क्या हो जाती है दोस्तों? आपकी शपथ हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? आपकी शपथ हो जाती है दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 7। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी दोस्तों नेशनलाइजेशन कब किया गया था? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा 1 जनवरी 1949। यानी दोस्तों 1 जनवरी 1949 को जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को दोस्तों क्या है? राष्ट्रगान की स्थापना हुई थी। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रगान लिख लेंगे। राष्ट्रगान की यहाँ पर स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950। आप यहाँ पर देखेंगे 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? तो राष्ट्रीय ध्वज क्या हुआ था दोस्तों? यहाँ पर क्या हुआ था? राष्ट्र ध्वज की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पर उत्तर लगा रहे होंगे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना हुई थी। और दोस्तों 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान की स्थापना हुई थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी इतने प्रश्न आसान तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय कसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों यहीं पर।
कसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने कब त्याग दी थी? तो आप यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर लगा रहे होंगे, कब त्याग दी थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। कब त्याग दी थी दोस्तों? असहयोग आंदोलन के दौरान। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबीना जो अफगान आंदोलन था वो कब हुआ था? सबीना अफगान आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? वो हुआ था दोस्तों आपका मार्च में। कब हुआ था दोस्तों? आपका मार्च में हुआ था। आपको मार्च याद रख लेनी और दोस्तों आपको एक सन याद कर लेनी, कितनी? 1930 में हुआ था। मार्च 1930 में क्या हुआ था? सबीना अफगान आंदोलन हुआ था। चंपारण सत्याग्रह प्रश्न आपसे पूछा जाता तो ये कब हुआ था दोस्तों? आपका 1917 में हुआ था। प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 में दोस्तों क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। असहयोग आंदोलन दोस्तों क्या है आपको थोड़ा बता दें। असहयोग आंदोलन वो था मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी किसी भी बात को ना मानना। जैसे क्या उनने तभी गांधी जी ने नारा चलाया था कि सरकार चरखा चलाओ सूत बनाओ, मतलब उनके कोई भी काम को मत करो, यहाँ पर सभी लोग अपना अपना यहाँ पर काम करना स्टार्ट करो। तो इन्होंने ये आंदोलन वापस कब ले लिया था? कसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। किस आंदोलन का दौरान त्याग दी थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ पर इन्होंने ये उपाधि त्याग दी थी। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सबीना अगवा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। प्रश्न आपसे पूछा जाता है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। प्रश्न आपसे पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वो 1919 में हुआ था। प्रश्न आपसे पूछा जाता था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो कब 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 हुआ था? तो 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वो पंजाब के अमृतसर जिले में हुआ था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी इतनी बात आसान तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है बायोलॉजी से संबंधित। दोस्तों बायोलॉजी से एक या दो प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। एक तो प्रश्न आपसे दोस्तों कोशिका के बारे में पूछ सकता है और एक प्रश्न आपसे विटामिन या ब्लड के बारे में पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्न अच्छे से पढ़ के जाना है। प्रश्न में कह रहा है कि कवक होते हैं, कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आपको ध्यान रखना कवक को दोस्तों आपको पता होना चाहिए इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कवक को इंग्लिश में कहते हैं फंजाई। दोस्तों इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। CHITIN काइटिन की बनी होती है। तो आप देखेंगे काइटिन कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? काइटिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सेल्यूलोज, दोस्तों जो पादप होते हैं, पादप पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी दोस्तों जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अमीनो अम्ल दोस्तों क्या है? अमीनो अम्ल क्या है? प्रोटीन की बैकबोन है। दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन किसके बने होते हैं? प्रोटीन किसके बने होते हैं दोस्तों? प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं दोस्तों। और प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितने प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं वो प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं? तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल। कितने? 20 प्रकार के दोस्तों जो अमीनो अम्ल होते हैं वो प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड दोस्तों, तो डीएनए किसके बने होते हैं? डीएनए दोस्तों किसका बना होता है? डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का क्या बना होता है? डीएनए बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रश्न आपका दोस्तों पूछा गया, इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर माउंट किलिमंजारो। जी क्या दोस्तों आपकी अफ्रीका की, जी क्या दोस्तों आपकी अफ्रीका की है। जो दोस्तों अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि माउंट देनाली सबसे किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो जी किसकी? नॉर्थ अमेरिका की। किसकी दोस्तों? नॉर्थ अमेरिका की। जो आपकी दोस्तों नॉर्थ अमेरिका के। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों केटू, इसको दोस्तों केटू के नाम से जानते हैं। जी किसकी दोस्तों? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपके लिए दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। आप यहाँ पर स्टार लगा दीजिए। सबसे आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो केटू। कितनी है दोस्तों? 8611 मीटर। कितनी है दोस्तों? 8611 मीटर। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और सो इसका अन्य नाम अगर पूछ लिया जाए तो माउंटेन यानी केटू का अन्य नाम क्या है? तो उसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। क्या है दोस्तों? गॉडविन ऑस्टिन इसका क्या है? अन्य नाम है। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी इतने प्रश्न आसान तरीके से समझ गए होंगे। ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए होमवर्क का प्रश्न क्या है? G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया था? दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्त इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद।